सादर नमस्कार मित्रों। मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी दर्शकों का सभी इस लाइव सेशन को खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से देश और दुनिया में बहुचर्चित ये लाइव सेशन है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हमारे मेहमान हैं खटाना बुलेटिन में देश की जानी मानी एक शख्सियत जो भारत सरकार में एजुकेशन में आप डायरेक्टर रहे और अभी जल्दी में सेवानिवृत्त होकर आए हैं, डॉक्टर विनोद कृष्णा वर्मा जी। मैं और समस्त खटाना बुलेटिन टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आप जैसी शख्सियत को पाकर हम गौरवान्वित है। डॉक्टर साहब श्री विनोद कुमार वर्मा जी, मैं सर्वप्रथम सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपसे परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। आप कहाँ के मूल निवासी हैं, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई है, तो आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों का। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार भाटी जी। सर्वप्रथम मैं खटाना बुलेटिन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो एक अवेयरनेस फैला रहे हैं और इस समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी जन सेवा है। सबसे पहले इन सब का आपका आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम विनोद कृष्ण वर्मा है और मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में बहुत छोटा सा गांव है नूरखेड़ी, वहां की मेरी पैदाइश है। और मेरे फादर का नाम कृष्णपाल सिंह है और ग्रैंडफादर हैं देसराज नारायण सिंह। मेरे ग्रैंडफादर नकुड़ से एमएलए रहे 69 में और मेरी ननिहाल से भी मेरे नाना जी जो थे चौधरी दाताराम जी, वो एमएलए रहे। फर्स्ट गुजर एमएलए थे 1952 से 1962 तक। क्योंकि गांव का माहौल था, मेरे फादर ने अपने जमाने में 1962 में उन्होंने एमएससी की एग्रीकल्चर में और उसके बाद उन्होंने सर्विस ज्वाइन की हरियाणा में और पंजाब में कुछ दिन की। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देके अपने घर के कामकाज को संभाला। मैं आरंभिक तो मैंने गांव से ही किया था, लेकिन मेरे परिवार वालों ने और मेरे फादर की ग्रैंडफादर की ये दूरदृष्टि थी कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बेस्ट इन इंडिया मैं कहूँगा। बहुत छोटी उम्र में ही मैं देहरादून चला गया। बड़ी बात। और इसका पहले मैं वेलम स्कूल में था, उसके बाद मैं डून स्कूल में आया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की और उसके बाद मैं जेएनयू में भी रहा। और इन द मीन टाइम मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया यूपीएससी से, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज है उसमें है, और मैंने यहाँ 4 मंत्रालयों में काम किया। मेरा गोत्र पवार है, कुब्बड़ कहते हैं। 84 गांव हैं हमारे सहारनपुर, रुड़की और इसमें। और छोटा सा गांव है जांडखेड़ा, हमारे बगल में जो गांव है वो काफी बड़ा है। और हमारे 2 गांव में जमीनें हैं, मैंगी में और नूरखेड़ी में। मेरे फादर चाचा ताऊ से 6 भाई हैं और मेरे को परिवार का बहुत सहयोग मिला। और बाहर निकला तो क्योंकि रूरल बैकग्राउंड था तो बहुत सी चीजें समझने और सीखने का मौका मिला। और यहाँ पर भी मैंने अपनी सर्विस में बहुत अच्छी पोस्टिंग मिली। और इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में था, वहां मैंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखा। तो इस कामकाज के बहाने ही मैंने 20-25 देशों में गया। वहां की संस्कृति, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इन सब का मैंने अध्ययन किया, उनसे रूबरू हुआ। तो डॉक्टर साहब, माता श्री का भी जिक्र यहाँ आना मेरी माता जी श्रीमती शिमला देवी, मेरी ननिहाल है तीतरो।
जी हमारे पास में पड़ता है, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। चौधरी दाताराम जी पहले गुजर एमएलए रहे, स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने अपनी सभी लड़कियों को उस जमाने में पढ़ाया है। और तो उस हालांकि बहुत यंग एज में शादी हो जाती थी जैसे पहले था, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई की। और मेरे फादर ने 1974 में जॉब छोड़ दी, तो मदर और फादर दोनों पहले हम हिसार रहे और उसके बाद गांव में ही सेटल हो गए, अपनी खेती बाड़ी का ही कार्यभार संभाला, अपने परिवार की चौधरी जिम्मेदारी ली। यशपाल जी का गांव। हाँ, चौधरी यशपाल सिंह मेरे मामा लगते हैं। जी जी दाताराम जी उनके चाचा थे, तो एक ही परिवार है। और मेरी ससुराल शीतला खेड़ा पड़ता है, गांव देवबंद के पास। नीलम मेरी धर्म पत्नी है और उनके सहयोग से देखो, पति और पत्नी दोनों के सहयोग से एक परिवार की गाड़ी चलती है। तो उनके सहयोग से मैं लगातार अपने कार्य क्षेत्र में और बड़ों की मैं ये एक बहुत बड़ा वो मानता हूं कि मेरे परिवार ने उस समय ये सोचा और उस समय खेती बाड़ी और ये सब करते हुए ही मेरे को बेस्ट एजुकेशन दी। आज हम उस चीज का मूल्य समझते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको एक सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों फील्ड में आपको एक स्टैंडिंग देती है। और स्कूल एजुकेशन और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन जो आपको एक बार नींव दे देती है, उसके ऊपर आप इमारत खड़ी कर सकते हो। स्कूल एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और एक बच्चे के चरित्र निर्माण में उसकी माता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, आप मेधावी छात्रों में रहे या उसका थोड़ा सा जिक्र भी या करें, क्योंकि दर्शक ये भी तो जानना चाहेंगे कि आप इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर भी हुए हैं, तो आपका जो छात्र जीवन है वो किस तरह का रहा है? मैं बहुत छोटी सी उम्र में हॉस्टल में चला गया, 6-7 साल की उम्र में चला गया। जी तो जैसे कि हॉस्टल में जाने के अच्छे स्कूल से तो आपको एक ऑलराउंड डेवलपमेंट मिलता है। मैं जी ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही मेधावी छात्र था, लेकिन जी अच्छा मेरे को लगा। मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा ओरिएंटेड था और वो जी हॉबी मैंने अपनी ताउम्र अपने साथ रखी। मैंने कभी भी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत महत्व दिया और ये वो तो स्कूल में हमको वो तो दिखाया। आपका जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड बता रहा है कि आप स्पोर्ट्स हाँ, से रहे हैं और अभी भी जवान लगते हैं। बिल्कुल। हाँ, और जी योग में और प्राणायाम, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी इसका बहुत बड़ा रहा। और एक अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से कुछ करते हैं तो आप टॉप ना होकर भी आप टॉप पे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का एक आपको माहौल मिलता है, एक एक आपका बैकअप मिलता है, एक सोशल सर्कल मिलता है। और स्कूल और कॉलेज का सबसे बड़ा जो आपका ये है कि आपको जो मित्र मिलते हैं उस समय, वो ताउम्र आपके साथ रहते हैं और उस समय की मित्रता वो बिना लाग लपेट वाली होती है। जी उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं होता और साफ और स्पष्ट रहती है। और ये हर आदमी ने महसूस किया होगा कि स्कूल और कॉलेज टाइम के जो दोस्त थे वो हर कसौटी पर खरे उतरते हैं, क्योंकि हर आदमी को एक उसकी जरूरत पड़ती है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होना पड़ता है। और नई किसी ने कहा है कि इन योर अचीवमेंट 90% यू विल अचीव व्हाट योर सोशल एंड फ्रेंड सर्कल इज। जी जी हिंदी में भी कहते हैं भाई, संगत रंगत लाती है। संगत खरबूजा का बड़ा खरबूजे बड़ा को असर है, बड़ा असर है संगत। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत वो रहता है। और मैं तो गुजारिश करता हूँ अपने जितने वो लोग हैं हमारे, स्पेशली रूरल बैकग्राउंड पे,
रूरल बैकग्राउंड में देखो, एजुकेशन या जो किताबी पढ़ाई है वो तो आपको एक लेवल तक ले जा सकती है, जी जी लेकिन हमारी बिरादरी को और जितने भी रूरल गांव से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो किसानी हैं, जो परिवार हैं, उनको एक सोशल स्किल, एक सॉफ्ट स्किल जो है वो कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि जब आप गांव में रहते हो तो गांव में एक डोमिनेंट कास्ट का फैक्टर आ जाता है। आप कुएं में हो और कुएं में मेंढक अपने आप को शूरवीर समझता है, लेकिन जब वो जी नदी, तालाब और समुद्र में आएगा तो उसको पता चलता है कि भाई तेरी हैसियत है नहीं। जो आप एक ऑरा जो क्रिएट कर देते हैं देहात में, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए ताकि आप एक अपना एक सोशल सर्कल बना पाओ। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, जो लैक करते हैं, और ये आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम हो रहे हैं। जी हमारे रूरल एरिया से बच्चे उठ के प्रोफेशनल में आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में आ रहे हैं। तो अगर जी आप सॉफ्ट स्किल्स, सोशल स्किल्स कल्टीवेट नहीं करेंगे, और ये कोई एक दो दिन की सीखने की चीज नहीं है, इस पे तो आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड सर्कल, उससे ये चीजें आप पिकअप करते हो। और तो फोकस ये फोकस भी पिकअप, जरूरी है। हाँ, इस ये पिकअप करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये पिकअप नहीं करते तो आज आप बहुत पिछड़ जाते हैं। बिजनेस में आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आपको ये छोटी बात है, सॉरी, थैंक यू, यस, किसी को बुके देना है, किसी को ग्रीटिंग्स करनी है, लेकिन ये आपके हर क्षेत्र में काम करती है, हर जी क्षेत्र में काम करती हैं, और ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी को निखारती हैं। और एक शेर भी है उर्दू में, कहते हैं जी, बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब। तो अगर जी आपके पास के सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास वो लचीलापन है, आपके पास वो एटिकेट्स हैं। इनफैक्ट आप अर्बन एरियाज में देखेंगे तो एटिकेट स्कूल्स खोल रखे हैं लोगों ने, क्लासेस हैं ये सब हम्म, चीजें सिखाने के लिए। तो अगर आप ये पिकअप करते हैं तो ये ताउम्र आपके काम आती हैं, और ये हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप किसी क्षेत्र से बाहर आकर काम करते हो तो आपको अपना एक फ्रेंड सर्कल कल्टीवेट करना पड़ेगा, डॉक्टर और साहब, ये हमारी बिरादरी इसको कल्टीवेट नहीं कर पा रही है। डॉक्टर साहब, हाँ जी। आप बहुत ही मतलब ये समझिए कि बहुत कम लोग इन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं और समाज कहीं और मतलब और दिशा की तरफ या और नजर उसकी दूसरी तरफ जा रही है। आप बहुत सारी मिनिस्ट्री में रहे हैं, हाँ जी। आपने कई डिपार्टमेंट्स में जो है मतलब एक लीडरशिप आपकी रही है और बहुत सारे देशों में सर्विस के पार्ट पर जो है आप गए हैं। आपने कुछ ऐसा एक कोई प्रोग्रामिंग या कोई अलग से कुछ ऐसा डिपार्टमेंट को या भारत सरकार में आपने कुछ अपने अपने पार्ट पर कुछ स्पेशल किया है? देखो, जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं तो जी अगर आपको कोई जिम्मेदारी देख के दी जाती है तो वो आपके शख्सियत या आपके बेस को देख के दी जाती है। देखो, किसी भी फील्ड में आपसे पहले आपकी पर्सनैलिटी पहुंच जाती है। ठीक है, किसी भी ऑफिसर की पोस्टिंग से पहले उसकी शख्सियत वहां पहुंच जाती है, लोग जान जाते हैं। कोई भी आदमी हो, कहीं भी जी हो, आप यहाँ पे हो, तो आपके जाने से पहले आपकी जानकारियां, और आज के युग में जब सोशल मीडिया है और ये है, आपके जाने से पहले आपकी शख्सियत वहां पहुंच जाएगी। और मैंने 4 मिनिस्ट्रीज में काम किया। लॉ मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और एंड में एजुकेशन। और हर मिनिस्ट्री में मैंने अपना योगदान दिया, और हमको बहुत चीजें सीखनी पड़ी। सीखनी इन द सेंस कि कोई भी आदमी जब फर्स्ट जनरेशन में किसी चीज में आता है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, और रूरल बैकग्राउंड के साथ एक नेगेटिविटी एसोसिएट हो जाती है जो बहुत जल्दी चिपक जाती है।
लोग कहते हैं जी ये बड़े एग्रेसिव हैं, ये तो बड़े अक्खड़ हैं अच्छा, ये हैं एक जो ऐसा, ठप्पा लगा हुआ, ये ठप्पा लगा हाँ, हुआ एक है। ऐसा ठप्पा लगा हुआ होता है। हम्म। और इस ठप्पे को आपने अपनी मेहनत से, अपनी शख्सियत से इस ठप्पे को आपने नकारना है और इससे ऊपर उठ के आपने काम करना है। मैंने तो कॉमनवेल्थ की यहाँ कॉन्फ्रेंस कराई 2012-13 में। उस दौरान मैंने 1-1.5 साल कोई छुट्टी नहीं की। हम संडे को भी हाफ डे ऑफिस आते थे, जिसमें मोर देन आई थिंक नियरली 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ओशोलॉजी। और उसके लिए मेरे मंत्री जो उस समय रामास्वामी जी थे, पीएमओ और पर्सनल, उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ना ही रूरल एरियाज में टैलेंट की कोई कमी है। मैं खुद देख के आया हूं, इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज के वर्ल्ड में सब कहते हैं कि भाई द फैक्ट्री टू द वर्ल्ड इज चाइना एंड ऑफिस टू द वर्ल्ड इज इंडिया। और जब आप बाहर दे आते हैं, आप देखते हैं कि भाई यूएस का चाहे नासा हो, चाहे कनाडा का हेल्थ सिस्टम हो, चाहे यूएस का यूके का हेल्थ सिस्टम हो, चाहे जर्मनी की ऑटोमोबाइल सिस्टम हो, इंडस्ट्री हो, या आप कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली हो, जब आप इसके तह में जाएंगे, जब इन चीजों को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इन सब के पीछे हिंदुस्तानी लोग इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हिंदुस्तानी ना हो, और बहुत छोटे छोटे जगह से उभरे हुए लोग, बहुत रूरल बैकग्राउंड से उभरे हुए हो, अगर ये लोग ना हो तो नासा डिसइंटीग्रेट कर जाए। अगर हिंदुस्तान के लोग ना हो तो यूके की सर्विस फेल हो जाए। बहुत सी चीजें तो टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम इंडिया। आईआईटीज या टॉप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और इंडिया की इकोनॉमी में बाहर से जो रेमिटेंसेस आती हैं, वो बहुत बड़ा, उसका अपलिफ्टमेंट में बहुत बड़ा काम है। आप देखिए पंजाब में जाएं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, या केरला के रूरल एरिया में जाएं तो आपको आलीशान महल जैसे मकान दिखाई देते हैं। तो वो कमाई उस जगह की नहीं है, वो इंटरनेशनल बाहर से आया हुआ पैसा है जो वहां बोल रहा है। वो कह रहा है कि भाई देखो इस आदमी ने कमाया था। आदमी उसको सोचता है कि शायद यहाँ का है, लेकिन ये ऐसा नहीं। जब उसकी तह में जाओगे तो आप पाओगे कि ये तो एक एक्सपोर्ट है, बाहर से इंपोर्ट है, आप कहेंगे बाहर से आया हुआ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से, क्योंकि आपने पूरे एक जमाने को अपनी आंखों से, अपने तजुर्बे से पूरी तरह से उसकी पिक्चर है आपके दिमाग में, इंडियन टैलेंट्स का भी, और सारा सब कुछ आपने जो है पूरा खाका जो है उतारा है। आप जैसे कि गुर्जर समाज के जो हायर ऑफिसर्स हैं, वो आपके टाइम में तो और भी कम थे, तो आपको ये फीलिंग्स या कुछ ऐसे चीजें आई कि जिसमें आपको लगा हो कि मैं अकेला हूं या मैं बहुत हम कम हैं, तो ये फीलिंग्स आपके अंदर कुछ ऐसी या कोई ऐसी घटना घटी हो कि जो देखो, पर्टिकुलर समाज को लेके हुई? समाज के बारे में तो मैंने आपको बताया कि भाई समाज के बारे में बहुत नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि हमारी, देखो, अच्छाई पर बुराई भारी पड़ जाती है। गांव की कहावत है कि भाई अच्छाई एक कोस तो बुराई 100 कोस। तो मेन जो बुराई है वो है कि भाई एग्रेसिवनेस है इन लोगों में बहुत, इनमें बहुत अक्खड़पन है, और लोग सोचते नहीं कि भाई आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो। देखो, कास्ट को हिंदुस्तान में एट द प्रेजेंट मोमेंट नकारा नहीं जा सकता, हालांकि ये ढीला पड़ा है। और एक लेवल के बाद आपको पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और
कम है या ज्यादा है उसकी जिक्र ना करते हुए हम इस बात पे आते हैं कि भाई आखिर समाज को अपलिफ्टमेंट के लिए क्या चाहिए। देखो, एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों जगह अगर आपने अपनी हैसियत कहीं उठानी है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और हमारी बिरादरी में भी आप देखेंगे कि जहां एजुकेशन अच्छी है, जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में, वहीं पे डेवलपमेंट ज्यादा है और वहीं पे बिरादरी का रसूख विकसित ज्यादा है। आज की डेट में हम इन इमेज भी अच्छी तीनों है वहां फील्ड पे, में काम कर रहे हैं। वहां पे इमेज भी अच्छी गई है। हाँ, इमेज भी अच्छी गई है। और एजुकेशन का देखो, आपको चाहिए तो, लेकिन मैं देखता हूं कि ट्रेजेडी है कि जहां पे पैसा है वहां एजुकेशन नहीं है। आज की डेट में जिनके पास फैसिलिटीज हैं वो पढ़ नहीं रहे, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है वो जज्बा दिखा रहे हैं। तो आपको ये दूसरा बिरादरी को ये समझना पड़ेगा। जैसे देहात में कह देते हैं जी पढ़ाई पे बहुत खर्चा हो रहा है, तो ये तो बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि एजुकेशन खर्चा नहीं है, एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट। इट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। इन टुडेज वर्ल्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई सबसे अच्छी है तो वो एजुकेशन है। आप अपनी नजरें घुमा के देख लीजिए, बिल्कुल दिमाग को खाली छोड़, मतलब जितना आप सोच सकते हैं सोचो, अपने आसपास देखो कि जिस परिवार, जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने एजुकेशन पे खर्च कर दिया वो आगे निकल गया। हाईएस्ट एजुकेशन इज इन केरला एंड इट इज द मोस्ट डेवलपमेंट, सबसे ये विकसित जो राज्य भी वही। एक विशेष विशेष जो बात आपने कही है कि एजुकेशन खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है, और जितना बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उतना ही हम रिटर्न भी लेंगे। तो ये तो बिल्कुल। रिटर्न गिफ्ट है हाँ, एक कई तरह गुना, से। कई बिल्कुल। गुना। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि जो समय का तगाजा है उस हिसाब से कंक्लूड करना होती है। अब मैं आपसे एक थोड़ा-सा, आप एक भारत सरकार के बड़े ओहदे से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं। आपने बहुत शानदार बातें इस लाइव सेशन में, और दर्शक निसंदेह प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि आपकी जो सीख है और आपका जो ये सब कुछ आपने कहा है, वो लाभान्वित अवश्य होंगे। जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, और समाज के लोग ज़रूर इस चीज़ को एप्लीकेबल करेंगे, लागू करेंगे। आप के मन में ये जज़्बा, ये जुनून आज भी होगा कि मैं अपने समाज, या जो नीडी पर्सनैलिटी है, पर्सन है, और जो चाहते हैं, वो एक सिद्धांत यहाँ फिट होता है कि भूख होगी तो रोटी का निर्माण होगा। तो जो जिनके अंदर इच्छा शक्ति है, तो उसको आप सेवा के लिए तत्पर हैं, आज भी आपका मन करता होगा। और क्योंकि ये जो सेशन है, जो लाइव सेशन चल रहे हैं, हम संडे को बिजनेस पर भी पर चर्चा कराते हैं कि जो अभी हमने आपने अभी-अभी कहा था कि जॉब घट रहे हैं, तो हमको दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे। एक जब रास्ते बंद हो रहे हैं, तो हमें दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो इस ओर भी जो है प्रेरित किया जा रहा है समाज को। आप उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखो, मेरे परिवार का काफी बड़ा रहा। हमारे परिवार का एक इंटर कॉलेज है महंगी में, हमारे 2 गांव हैं, और मेरी ननिहाल की तरफ से मेरे फादर फाउंडिंग थे, हमारे पास में ही इंटर कॉलेज है। और जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए गवर्नमेंट सर्विस में या वैसे, मैंने उन सबको प्रेरणा दी और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमको दूसरी बात ये सोचनी पड़ेगी भाटी जी कि हमको समाज में सही रोल मॉडल देना पड़ेगा यूथ को। ठीक है, मैं आज भी कहता हूं कि जिस समाज में महेंद्र भाटी, नहीं, महेंद्र फौजी या जी। पपला गुज्जर, इनकी अगर रागनियां चलती होंगी, उन पे अगर तालियां बज रही हैं, तो उस समाज का यूथ कहाँ जाएगा, ये आप और मैं सोच सकते हैं। तो मैं तो बहुत इसका कीमती बात। आभारी हूँ कि भाई जी। खटाना बुलेटिन ने ये इस चीज को आगे रखा। आप जिस भी शख्सियत को आप मुलाकात कर रहे हैं, जो भी है, हमारे समाज की ये आज की सबसे तीव्र अगर कोई जरूरत है,
वो तो एजुकेशन के साथ साथ ये जरूरत है कि भाई हम सही रोल मॉडल दें। अगर सही रोल मॉडल देंगे तभी यंग यूथ के दिमाग में वो बात बैठेगी कि भाई ये बात है। अभी हम गलत रोल मॉडल्स चुन रहे हैं, इस बात से आप और मैं सहमत। मैं और आप रोज देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। तो अगर हम और आप एक सही रोल मॉडल दे पाए तो ये आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अब दूसरी बात मैं ये है कि आपने वास्तविकता जो है, कहते हैं ना कि आपने झकझोर दिया है, और वो जो तालाब शांत था उसमें एक जोर का पत्थर मारा है जिसकी लहरें उठकर किनारे आना ही आना है। कि रोल मॉडल यदि हम क्रिमिनल को बनाएंगे या आलतू फालतू लोगों को यदि हम अपने आइकॉन बनाएंगे तो निस्संदेह पतन निश्चित है। और हमें उन श्रेष्ठ लोगों को, विचारवान लोगों को, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अपना आइकॉन और रोल मॉडल बनाना लाजमी है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। अब मैं नौजवान पीढ़ी को जो भी, और मैं बार बार यही कहता हूं, हर लाइव सेशन में कहता हूं कि हम स्वयं को संवारें, स्वयं को बनाएं, और स्वयं को हम तरक्की शुदा कौम या समाज बनाते हैं तो हम एक तरह से राष्ट्र का ही निर्माण कर रहे हैं। तो देश और समाज के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देश और नौजवानों को भाई सबसे बड़ा संदेश तो भाटी जी ये है कि हमारे पास एजुकेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। आप बिल्कुल सोच समझ के ये निर्णय ले लीजिए। सब जानते हैं, हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। किसानी की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। तो एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउट देगी। दूसरी बात यह है कि हमें अपने क्षेत्र में, अपनी बिरादरी में, अपने इलाके में सही रोल मॉडल्स को पोर्ट्रे करना पड़ेगा और उनको उभारना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि हमको एक इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं ना इमोशनल कोशंट, उसको डेवलप करना पड़ेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं समभाव। आईक्यू तो ईश्वर की दी हुई चीज है, उससे कोई छेड़खानी नहीं की सकता। और वो स्कूल लेवल तक वो पूरा आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है 7-8 साल की उम्र के बाद। लेकिन अगर आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो ना ही आपकी एजुकेशन और ना ही आपके सोशल किसी भी प्रकार का स्किल्स काम नहीं आता। वो बुरे वक्त में या जहां पे थोड़ा प्रेशर पड़ा वो आपको छोड़ जाता है। वो ऐसा है कि आपके हाथ में बंदूक तो होगी पर आप चला नहीं पाओगे। और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए या समभाव के लिए आपको अपनी हॉबीज कल्टीवेट करनी पड़ेंगी। आपको ऑलराउंड पर्सनैलिटी देना पड़ेगा। इसके लिए योगा और प्राणायाम बहुत अच्छे हैं और स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूं कि रूरल बैकग्राउंड के बच्चे जो जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ गांव में बहुत है, आज भी आप देखोगे कि जो बेल्ट की सर्विसेज हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बहुत अच्छे बच्चे हैं। और हम लोग ना तो उनको एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पा रहे हैं और ना ही हम उनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक तो बच्चों का भी वो है, और एक ये जो समाज के जो जागरूक लोग हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आने वाली पीढ़ी को एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि जो बच्चा जहां फिट हो सकता है वो उस क्षेत्र में उसके काबिल जाना पड़े। डॉक्टर साहब, आप की जो आपने जो हम लोगों को या पूरे समाज और देश के इस लाइव सेशन के माध्यम से और जो विचार को विस्तार दिया है वो निसंदेह एक बहुत बड़ा काम करेगा। और मैं यही यहाँ से अपील करूंगा आपके उस तमाम मतलब एक तरह से अमृत वर्षा आपने विचार की दी है, ज्ञान की दी है, और अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया है। और नौजवान जरूर करवट लेगा और उस अध्याय को स्वीकार करेगा और आगे बढ़ेंगे। ये नौजवान अपने को संवारेगा, सुधारेगा, उनके माँ बाप भी उस पर पूरी गौर और फोकस करेंगे। और केवल नौकरी ही नहीं,
हम अपना सर्वांगीण विकास खोजेंगे, हम बिजनेस की तरफ भी जाएंगे, हम दूसरे हेल्थ की फील्ड में भी आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आगे बढ़ेंगे। तो इन उम्मीद के साथ मैं पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और खटाना बुलेटिन लाइव सेशन को ऊंचाइयां देने के लिए और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।